हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 6 को हल करेंगे। ये उदाहरण नंबर 6 आपकी क्लास 12th की अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र की जो पार्ट फर्स्ट है, भाग 1 की जो बुक दी है, उसमें पेज नंबर 26 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 6 को हल करने से पहले आपको बता दूं कि जो ये उदाहरण नंबर 6 है, ये चंदा यानी अभिदान की राशि की गणना संबंधी प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले चंदा यानी अभिदान की राशि की गणना करने की विधियों का नॉलेज होना चाहिए, इसकी थ्योरी समझ में आनी चाहिए। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है या आपने अगर चंदा यानी अभिदान की राशि की गणना की जो विधियां हैं उन्हें नहीं सीखा है, तो आप मेरे उस वीडियो को देखकर उस वीडियो को समझ सकते हैं, ताकि आपका ये ऐसे प्रश्नों को हल करना आसान रहेगा। तो स्टूडेंट्स, उसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने चंदे की गणना की विधियां नहीं सीखी हैं तो आप वहां से वीडियो द्वारा वो चीज़ सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में आपको बताया गया है कि 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाते से ली गई सूचनाएं नीचे दी गई हैं, जिसमें चंदा प्राप्ति के टोटल 2500 रुपये 2015-16 के, 2016-17 के 26,750 और 2017-18 के 1,000 रुपये दिए गए हैं। टोटल हमें 30,250 रुपये प्राप्त हुए हैं। अतिरिक्त सूचना में बताया गया है कुल सदस्यों की संख्या 230 है तथा वार्षिक चंदा 125 रुपये है। 1 अप्रैल को अप्राप्य चंदा 2750 रुपये था। सॉरी। इन सूचनाओं से आय, अग्रिम और प्राप्त चंदे से संबंधित मदों को दर्शाते हुए एक विवरण हमें तैयार करना है। यानी यहाँ इन्होंने क्लियर कह दिया है कि हमें विवरणात्मक विधि द्वारा इस प्रश्न को हल करना है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पता है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा है, तो हम विवरणात्मक विधि और लेखा विधि दोनों विधियाँ काम में ले सकते हैं। पर अगर हमें प्रश्न में सीधा विवरणात्मक विधि द्वारा हल करने को कहा गया है तो हम विवरणात्मक विधि का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त रूप से आपको लेखा विधि द्वारा भी हल समझा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, विवरणात्मक विधि में सबसे पहले लिखा जाता है आय व्यय खाते में दिखाने हेतु चंदे यानी अभिदान की राशि की गणना। नीचे एक फॉर्मेट है जो हर प्रश्न में सेम रहता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ लिखी जाती है वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि। वर्तमान वर्ष में हमें कुल चंदा मिला था ओवरऑल 30,250 रुपये। तो हमें अलग अलग मदों को ध्यान में नहीं रखते हुए सीधा 30,250 रुपये जो हमें चंदा दिया गया है, इसे हमें रुपए के कॉलम में लिख लेना है। अब 30,250 रुपये लिखने के बाद हमें दिया गया है वर्तमान वर्ष के अंत में बकाया चंदे की राशि। वर्तमान वर्ष के अंत में कितना चंदा बाकी है, तो वर्तमान वर्ष के अंत के लिए हमें देखना पड़ेगा कि शुरुआत का कितना बाकी है और इस साल का कितना बाकी है। शुरुआत में 2750 रुपये चंदा बाकी था, जिसमें से 2500 रुपये हमने इस वर्ष प्राप्त कर लिया है। अब 2750 में से 2500 रुपये प्राप्त हो गए हैं, यानी हमें इस वर्ष के 250 रुपये अभी तक नहीं मिले हैं जो शुरुआत के बाकी हैं। 250 रुपये तो हमारी शुरुआत के बाकी हो गए, जो हमने 2750 में से 2500 लेस करके निकाले हैं। और इस वर्ष का जो चंदा होता है वो होता है आपके 230 सदस्यों के 125 रुपये के हिसाब से 28,750 रुपये। अब इस वर्ष का चंदा बनता है आपके 28,750 रुपये, जबकि हमने इस वर्ष चंदा प्राप्त किया है 26,750 रुपये। अब 28,750 में से 26,750 रुपये चंदा जब लेस होता है तो पीछे हमारा 2,000 रुपये चंदा जो इस वर्ष का है वो भी हमारा ड्यू रह जाता है। तो इस तरह से 2,000 रुपये इस वर्ष का चंदा ड्यू है और 250 रुपये शुरुआत का चंदा अभी तक नहीं मिला है। टोटल 2250 रुपये हमारा वर्ष के अंत का चंदा हमारे अभी तक ड्यू है, जिसे हमें अतिरिक्त सूचना में समझना होगा। और ये जो 2250 रुपये चंदा हमारा वर्ष के अंत का ड्यू है, इसे हम ऐड की राशि के नाम से डेबिट साइड रुपए के कॉलम में लिख लेंगे। अब इस राशि को निकालने के लिए सबसे पहले हमने 230 इंटू 125 करके उसमें से 26,750 रुपये लेस किए, क्योंकि 230 रुपये तो हमारे शुरुआत में इस वर्ष के सदस्यों के 230 सदस्यों के 125 रुपये के हिसाब से 28,750 रुपये बनते हैं, जिसमें से 26,750 रुपये हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो पीछे बचे 2,000 रुपये प्लस
शुरुआत के 2750 में से 2500 रुपये ही हमें इस वर्ष प्राप्त हुए हैं, तो बचे 250 रुपये चंदा भी हमारा ड्यू है। और इस तरह से 2000 प्लस 250 रुपये 2250 रुपये हमारा वर्तमान वर्ष के अंत का बकाया चंदा आ गया है। अब दूसरी चीज़ जो हमें ऐड करनी है वो है वर्तमान वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त अग्रिम चंदा। वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम चंदे से संबंधित सूचना हमें प्रश्न में नहीं दी गई है, तो यहाँ हम लिख लेंगे नील। हमें 1 रुपये भी अतिरिक्त सूचना में नहीं दिया गया है, तो हमें कुछ नहीं लिखना है। और इस तरह से हमारी जोड़ के जो मदे हैं उनका योग 2250 रुपये आ जाता है। अब इसके बाद हमें लेस करने वाली मदे इसमें से घटानी है। तो लेस करने वाली जो प्रथम मद है उसका नाम है वर्तमान वर्ष के प्रारंभ में बकाया चंदे की राशि। वर्तमान वर्ष के प्रारंभ में हमारा जो चंदा बकाया था वो प्रश्न में 2750 रुपये दिया हुआ है, तो इस 2750 रुपये को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 2750 रुपये हमारा वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा है। वर्तमान वर्ष के अंत का प्राप्त अग्रिम चंदे की राशि, वर्तमान वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदे की राशि वर्तमान वर्ष यानी 2016-17 में हमें अगले साल 2017-18 के 1000 रुपये प्राप्त हो रखे हैं, तो इस 1000 रुपये की राशि को भी हम यहाँ लेस में दिखा देंगे, क्योंकि ये वर्तमान वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदे की राशि है जो अंत में हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हमें टोटल 3750 रुपये लेस की मदें मिल जाती हैं। टोटल हमें इतना 3750 रुपये लेस करना है। अब इसको लेस करने के बाद सबसे पहले 30,250 रुपये में जोड़ की जो दोनों मदें हैं उनकी जोड़ करने पर आंसर आता है 32,500 रुपये। 32,500 रुपये में से 3750 रुपये हमारी लेस की मदें हैं, जिनको घटाने पर आंसर आएगा 28,750 रुपये, जिसे हमें आय व्यय खाते में आय पक्ष में अभिदान की राशि के नाम से दिखाना है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि 28,750 है। अगर आप इसी प्रश्न को लेखा विधि से हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदे की राशि, जैसा कि प्रश्न में 2750 रुपये दे रखा है, एज इट इज लिख लेंगे। वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम प्राप्त चंदे की राशि हमें प्रश्न में नहीं दी गई है, तो यहाँ नील आ जाएगा। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि प्रश्न में सीधा साफ दे रखा है 30,250 रुपये, तो उसे लिख लिया जाएगा। वर्ष के अंत में अग्रिम प्राप्त चंदे की राशि 1000 रुपये प्रश्न में दी हुई है, तो उसको भी यहाँ लिख लेंगे। वर्ष के अंत में बकाया चंदे की राशि के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 230 सदस्यों के 125 रुपये के हिसाब से 28,750 रुपये आते हैं, जिसमें से इस साल हमें 26,750 रुपये ही मिले हैं, प्लस शुरुआत के 2750 रुपये बाकी थे, उसमें से हमने 2500 रुपये ही प्राप्त किए हैं। और इस तरह से वर्ष के अंत का बकाया चंदे की राशि 2250 रुपये बनती है। और इन दोनों राशियों में से जब लेस करने वाले जमा नाम पक्ष का योग लेस करते हैं तो हमारा आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि आ जाएगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले जमा पक्ष का योग करना है 30,250 प्लस 2250, जिसका उत्तर आता है 32,500 रुपये। और इस 32,500 रुपये में से हमें नाम पक्ष के 2750 रुपये और 1000 रुपये लेस कर देने हैं, और जिससे हमारा जो नाम पक्ष का शेष बचेगा वही आय व्यय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी, जिसका आंसर 28,750 रुपये हमें प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 6 यहाँ पूरा हो जाता है। आप चाहे तो विवरणात्मक विधि से इसे हल कर सकते हैं, चाहे तो लेखा विधि से हल कर सकते हैं, पर आपके प्रश्न में साफ दिया है आय अग्रिम तथा प्राप्त चंदे से संबंधी मदों को दर्शाते हुए विवरण तैयार कीजिए। तो आपको इस प्रश्न को विवरणात्मक विधि से हल करना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। भले ही आप चाहे दोनों विधि से हल करो, आंसर सेम ही आने वाला है, पर प्रश्न में विवरण तैयार करने को कहा गया है तो विवरणात्मक विधि ज़्यादा अच्छी रहती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ उदाहरण नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। तो एट द एंड ऑफ वीडियो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमें सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से हमारे इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप हमें हमारी टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।